जय हिंद। मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। और मेरे प्यारे भाई, पॉलिटी की आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले हमारी एक क्लास पॉलिटी की हो चुकी है और आज हमारी ये दूसरी क्लास होने वाली है। अगर वो आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देख लेना, ठीक है। और ये दूसरी क्लास है, क्लास नंबर 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 2 और क्लास नंबर 2। संविधान का निर्माण हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट 2 अर्थात ये जो टॉपिक है आपका यहाँ पर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा पार्ट नंबर 2 में, ठीक। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई में देखो पॉलिटी का एक अहम रोल होने वाला है। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत बढ़िया तरीके से क्लास में मैं आपको याद भी कराऊंगा, पूरी चीजें सभी आपको समझाता चलूंगा, ठीक है। तो संविधान के निर्माण के बारे में लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, संविधान सभा की बैठकों के बारे में। संविधान सभा की बैठक मैंने लास्ट आपको बताई थी, ठीक है। चलो, संविधान सभा की प्रथम बैठक की हम बात करें तो मेरे प्यारे भाई, प्रथम बैठक जो हुई थी, जो फर्स्ट बैठक है संविधान सभा की प्रथम बैठक, ये 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष इसमें बनाए गए थे, प्रथम बैठक में जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। केवल 211 सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया था और मुस्लिम लीग ने इस बैठक में भाग नहीं लिया था। अब मुस्लिम लीग ने इस बैठक में जब भाग नहीं लिया तो उसने साफ साफ संकेत दे दिया था कि हम भारत का हिस्सा नहीं रहने वाले हैं, हम एक अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। और अंग्रेज भी यही चाहते थे कि भारत के अंदर फूट पड़े, और अंग्रेजों की जो रणनीति थी वो यहाँ पर काम कर गई। और मेरे प्यारे भाई, जो पहली बैठक थी ये संविधान सभा की, ये एक तरीके से अगर मुस्लिम लीग ने इसमें भाग नहीं लिया तो कहीं ना कहीं ये संकेत थे कि अब भारत का बंटवारा निश्चित है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को दिल्ली में हुई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे पहली बैठक में। अब इसके बाद दूसरी बैठक की हम बात करें तो ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और ये भी दिल्ली में हुई थी। और इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसमें उपाध्यक्ष, देखो ये एग्जाम में पूछा गया है। अध्यक्ष का तो सभी को पता होता है, सभी बच्चों को ये पता होगा कि अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन उपाध्यक्ष भी आपको याद रखना है, एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी इसके उपाध्यक्ष थे। और विधि सलाहकार कौन थे मेरे प्यारे भाई? वी.एन. राव थे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है कि उपाध्यक्ष कौन थे, एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे कौन थे, वी.टी. कृष्णामाचारी थे। और विधि सलाहकार की हम बात करें तो वी.एन. राव मेरे प्यारे भाई, वी.एन. राव विधि सलाहकार थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद तीसरी बैठक होती है और थर्ड बैठक की हम बात करें तो ये 13 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे भाई तीसरी बैठक होती है। और इसमें जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव कि भारत का संविधान कैसा होगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव की बात इसमें रखी थी कि भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। जब उस समय भारतीय लोगों ने सुना कि हमारा संविधान किस तरीके का होगा, हम उस संविधान में अपने जो आज के समय, उसके समय, जब उस टाइम की बात हो रही है कि उस समय जो लोग गुलाम थे वो सोच रहे थे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। उद्देश्य प्रस्ताव की बात जो है यहां पर मेरे प्यारे भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस तीसरी बैठक में रखी गई। और उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। यह आपको ध्यान रखना है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और 22 जनवरी मेरे प्यारे भाई 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और भाई मैंने पीछे आपको बता ही दिया था कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हो गया था जब पहली बैठक हुई थी, क्योंकि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। और उसके बाद भारत के ही लोग आपस में लड़ रहे थे, ठीक है, एक दूसरे का खून बहाने को तैयार हो गए थे, ठीक है। पाकिस्तान वाले लोग चाह रहे थे कि उनको एक अलग देश चाहिए। तो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शांति की बात कर रहा था और अंग्रेज इस समय बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि यही होना चाहिए इन भारतीयों के साथ। तो मेरे प्यारे भाई, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्लेमेंट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है।
ठीक है, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद हम बात करें क्लीमेट एटली के द्वारा जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वावेल के स्थान पर, लॉर्ड वेवेल था उस समय गवर्नर जनरल, लॉर्ड वेवेल के स्थान पर मेरे प्यारे दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड वेवेल जो थे उस समय गवर्नर, उनको हटा दिया गया कि किसी एक ऐसे योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो इन सभी चीजों को संभाल सकता है। तो लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कौन आए थे? यहां पर गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ये आपको ध्यान रखना है। उस समय एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ये आपको ध्यान रखना है। और लॉर्ड वेवेल के स्थान पर कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन यहां पर भारत में गवर्नर जनरल बनना था। अब इसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन बनाया कि जो क्लीमेट एटली थे ये लेबर पार्टी के एक नेता थे। ठीक है, किस पार्टी के नेता थे? लेबर पार्टी के एक नेता थे। और लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था कब? मार्च 1947 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2-3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, 2-3 पॉइंट मेरे प्यारे दोस्त काफी महत्वपूर्ण है जो मैंने यहां पर आपको बताए। ठीक, चलो एक बार रिवाइज कराऊं क्या क्या चीजें मैंने आपको बताई है यहां तक, क्योंकि देखो मेरा उद्देश्य है क्लास में हर बच्चे को याद हो। अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे प्यारे दोस्त यूपीएसआई में एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है पॉलिटी का। और पॉलिटी इस लेवल की आपको कराई जाएगी, यहां पर इतनी आपको पॉलिटी करा दूंगा मैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे। ठीक है, बहुत ठीक ठाक लेवल की पॉलिटी यहां पर आपको कराई जाएगी। किसी भी एग्जाम में बैठना, सभी यहीं से बनेंगे क्वेश्चन, बस डेली आपको क्लास देखनी है। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब कर लेना है, जीएस बाई अमित जिंदल सर यूट्यूब चैनल को। ठीक है, जरूर सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। तो भाई हमने बात की थी सबसे पहले मेरे प्यारे भाई प्रथम बैठक के बारे में। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष उस समय किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इसमें केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने प्रथम बैठक में भाग नहीं लिया था, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? तो मुस्लिम लीग ने। द्वितीय बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1946 को दिल्ली में। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष कौन बने? एससी मुखर्जी और बीटी कृष्णाचारी। और विधि सलाहकार वीएन राव बने। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1940 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। यह आपको ध्यान रखना है। और भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लीमेट एटली थे। इसके बाद हमने बात की थी क्लीमेट एटली के द्वारा गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया गया था। और ये क्लीमेट एटली लेबर पार्टी के नेता थे। लॉर्ड माउंटबेटन है ये भारत कब आया था? मार्च 1947 में मेरे प्यारे भाई भारत आया था लॉर्ड माउंटबेटन। ये मैंने अभी तक आपको इतना पढ़ा है। ठीक है, यहां तक क्लियर, याद हो गया सब कुछ? ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा, उपाध्यक्ष पूछेगा, दूसरी बैठक कब हुई, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, स्वीकार कब किया गया, भारत पाकिस्तान के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी से थे, सब चीजें मैंने आपको याद करा दी है। देखो इतना कुछ आपने याद कर लिया इस क्लास में। अब इससे आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, ये भी आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड माउंटबेटन। और भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछ लेता है तो लॉर्ड माउंटबेटन था। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान के विभाजन से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की 3 जुलाई 1947 को। 3 जुलाई 1947 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ब्रिटेन के अंदर कि भाई भारत और पाकिस्तान को लेकर, ठीक है, भारत और पाकिस्तान को लेकर मेरे प्यारे भाई यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी 3 जुलाई 1947 को लेकर। और इस पर सहमति बन गई और भारत और पाकिस्तान के विभाजन का अधिनियम पारित हुआ 18 जुलाई 1947 को। यह ब्रिटेन में प्रकाशित की गई थी 3 जुलाई 1947 को। और यहां पर अधिनियम कब पारित हुआ? 18 जुलाई
1947 को कि अब भारत और पाकिस्तान का विभाजन होगा। ये डेट भी भाई याद रखनी है आपको, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता आजकल, पता नहीं वो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको सभी तरह से तैयार रहना है, कैसे भी उसके क्वेश्चन आएंगे आपको डरना नहीं है। बढ़िया तरीके से यहाँ पढ़ के जाओगे ना तो मेरे प्यारे भाई एग्जाम में सही करके आओगे। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर, इतनी चीजें समझ में आई आप सभी को। अब इससे आगे बात करते हैं। चलो अब बेटा, भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग हो जाते हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था। ठीक है, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कब हुआ था। बंटवारा तो आपको समझ में आ ही गया है, लेकिन आज़ाद कब हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। और भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। और आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर 14 अगस्त को हम क्यों पाकिस्तान का आज़ादी दिवस मनाते हैं। इसका कारण ये है कि जो पाकिस्तान का समय है भारत के समय से आधा घंटा पीछे है। और जब ये घोषणा हो रही थी आज़ादी को लेकर, तो उस समय आप ये समझो कि 12 बजे ये घोषणा हुई थी, मतलब 12 बजे। अब 12 बजे यहाँ पर 12 बज रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में तो वहाँ पर 11:30 ही बज रहे थे। ठीक है, तो इस कारण अब हमारे यहाँ पर जैसे 12 बज गए तो अगला दिन लग जाता है। ठीक है, 12 बजे अगला दिन लग जाता है, डेट चेंज हो जाती है, दिन चेंज हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आधा घंटा पीछे था, तो इसकी घोषणा हो जाती है कि भाई पाकिस्तान इस तरीके से आज़ाद हो गया। तो इस कारण वो 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिवस मनाते हैं। और हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 15 अगस्त। ठीक है, तो भारत आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। और मेरे प्यारे भाई जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ था वो कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है, यहां तक समझ में आई आप सभी को। अब इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने महात्मा गांधी के लिए वन मैन बाउंड्री फोर्स शब्दों का प्रयोग किया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि महात्मा गांधी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो एक तरीके से वन मैन बाउंड्री की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि भाई महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में भारत को आज़ादी मिली थी। उन्होंने ही भारत को एकजुट करने का प्रयास किया था। ठीक है, और भारत पाकिस्तान विभाजन के पश्चात संविधान में 299 सदस्य रह गए थे। ठीक है, 299 सदस्य रह गए थे जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। और भारत पाकिस्तान विभाजन से पहले भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे? पूर्वी बंगाल से बेटा निर्वाचित हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। आज़ादी से पहले संविधान सभा को लेकर जो है ये कहाँ से? पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे भीमराव अंबेडकर। लेकिन जब भारत आज़ाद हो जाता है, आज़ादी के पश्चात भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की सदस्यता पूना महाराष्ट्र निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त की थी। कहाँ से प्राप्त की थी? पूना महाराष्ट्र निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त की थी। आज़ादी के पश्चात महाराष्ट्र से MR जयकार को त्यागपत्र दिलवाकर भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़े थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज़ादी से पहले कहाँ से थे? बंगाल से थे। आज़ादी के बाद कहाँ से? महाराष्ट्र से हुए निर्वाचित। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आज़ादी से पहले पूर्वी बंगाल से निर्वाचित हुए थे और भारत पाकिस्तान के विभाजन से पहले, और उसके बाद कहाँ से? महाराष्ट्र से मेरे प्यारे भाई ये विभाजित हो गए थे। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र से निर्वाचित हो गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब इसके बाद हम बात करें भारत और पाकिस्तान विभाजन के पश्चात भारतीय संविधान में सदस्यों की कुल संख्या कितनी रह गई थी? 299। और आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि आज़ादी से पहले, ठीक है, हम आज़ाद हो गए थे, मतलब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया था उससे पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी। क्योंकि लास्ट क्लास में, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर जाके पहली क्लास देख लेना। अभी 3-4 वीडियो से पहले ही है, जहां पर ये क्लास देख रहे हो ना आप, उसे 3-4 वीडियो से पहले ही उस क्लास को देख लेना तो पूरा समझ में आ जाएगा आपको, जो पहली क्लास हुई है इससे पहले। तो आपको कमेंट करके बताना है, सभी प्यारे भाइयों के कमेंट चेक करूंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद भारत और पाकिस्तान की संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। स्वतंत्र होने के बाद मेरे प्यारे भाई कितनी हो गई थी?
299 हो गई थी। भारत और पाकिस्तान के संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। 229 निर्वाचित हुए थे और 70 जो है मनोनीत हुए थे। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के, ये यहां पर विभाजन होगा, विभाजन के बाद, विभाजन के बाद बेटा, विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299 थी। और ये आपको ध्यान रखना है 229 जो है निर्वाचित सदस्य किए गए थे और 70 जो है मनोनीत सदस्य थे। ये यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 229 लिखा हुआ है और बेटा ये यहां पर जो है 70 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 70। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई आप सभी को? कोई दिक्कत परेशानी? चलो ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों एवं उनके सभापतियों के बारे में। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके सभापति के बारे में हम बात करेंगे यहां पर। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना पूरा क्लियर? चलो थोड़ा जूम कर देते हैं अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो। अब देखो यहां पर समितियों की बात करें, जैसे संघ संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये समितियां भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राज्य शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, राज्य शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ये समितियां भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इन समितियों के बारे में भाई मैंने आपको यहां तक समझा दिया। इसके बाद नियम और प्रक्रिया समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे प्यारे भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रारूप समिति के बारे में। प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के सभापति। और प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में टोटल। कितने थे भाई? 7। तो यहां पर मैंने आपको बताया प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे जो निम्न है। अभी प्रारूप समिति क्या थी? जिसने संविधान का प्रारूप बनाया था कि भारतीय संविधान होना कैसा चाहिए। आज भारतीय संविधान को लोग कॉपी करते हैं, जैसे नेपाल है, नेपाल ने हमारे संविधान से बहुत सी चीजें ली है। बहुत लोग जो है इसको कॉपी करते हैं। उसका कारण क्या है कि संविधान इतने अच्छी तरीके से भारत का बनाया गया है। ठीक है, संविधान इतने बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे भाई भारत का बनाया गया है। ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूं प्रारूप समिति में सदस्य कौन कौन थे। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मेरे प्यारे भाई, और दूसरे डॉक्टर एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, और अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर थे, और शादुल्ला, ठीक है, मोहम्मद शादुल्ला भी इसमें शामिल थे, और इसके बाद के एम मुंशी भी थे, बीएल मित्तल थे, और ये बीएल मित्तल के स्थान पर एन माधवराव नियुक्त किए गए थे क्योंकि अपने पद पर रहते हुए मेरे प्यारे भाई ये इनकी मृत्यु हो गई थी। और डीपी खेतान, ये डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्माचारी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे इनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी, और इनकी मतलब ज़्यादा एज हो रही थी बीएल मित्तल की, मतलब ये बीमार बहुत ज़्यादा थे तो इन्होंने अपना पद छोड़ दिया था और डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो इनके स्थान पर बीएल मित्तल के स्थान पर जो है एन माधव राव आए, और डीपी खेतान के स्थान पर टीटी कृष्माचारी आई। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जाम में बेटा क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आपको ध्यान रख लेने। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति ने पहली बार भारतीय संविधान के प्रारूप को जो तैयार किया था, भारतीय संविधान के प्रारूप को तैयार करके समाचार पत्र में प्रकाशित किया था 21 फरवरी 1948 को।
कब? 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया था। प्रारूप समिति ने अपना अंतिम प्रारूप अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, अक्टूबर 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इतना टाइम क्यों लगा था? देखो, कुछ कमियां अगर थी तो इन्होंने उस कमियों पर काम किया था। ठीक है, इन्होंने सबकी राय भी ली थी। इन्होंने एक समाचार पत्र में प्रकाशन किया था कि कोई भी अगर अपनी राय देना चाहता है, जो अच्छी राय रहेगी हम उसको जो है स्वीकार कर लेंगे। इन्होंने इस तरीके से काम किया था प्रारूप समिति के ऊपर। ठीक है, इसके लिए कुछ सेशन भी लगाए गए थे। जैसे फर्स्ट सेशन हुआ था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, मतलब जो भी संशोधन होने थे, जो भी चीज़ों में सही होने थे, इस सेशन में किए गए। फिर द्वितीय सेशन हुआ, सेकंड सेशन हुआ, ये 15 नवंबर 1948 से ये आपका 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और एक तृतीय सेशन था, ये 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। ठीक है, तो ये यहाँ आके 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया था। इन 3 सेशन इसलिए हुए थे कि जो भी कमियां हैं उनके ऊपर काम किया जाए और फिर फाइनली जो है भारत का संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ठीक है, अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और यह आंशिक रूप से लागू हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संविधान। पूरी तरह से अगर आपसे पूछ लेता है तो मेरे प्यारे भाई 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर। तो संविधान की अंतिम बैठक हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम संविधान को बनने में लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। ठीक है, और प्रथम राष्ट्रपति कब निर्वाचित हुए? 24 जनवरी 1950 को ही। प्रथम आम चुनाव हुए थे 1951-52 में। राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, और भारत के संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने प्रहस्ताक्षर किए थे। ठीक है, संविधान की हम बात करें, शुरुआत में 22 भाग थे, लेकिन अगर हम बात करें वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग है। और शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, अब 470 अनुच्छेद है प्रेजेंट टाइम में। और अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। अब यहाँ आके जो संविधान का पूरा निर्माण किस तरीके से हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये 2 क्लास हुई हैं, इन 2 क्लासों में हमने कंप्लीट संविधान का निर्माण पढ़ लिया है। ठीक है, चलो इसी के साथ अपना ये सेशन हो जाता है यहीं पर समाप्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में संविधान के स्रोत के बारे में, कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है। कमेंट करके बताना है कैसी लगी है आपको क्लास, जरूर बताएं कमेंट करके। जो भी आपके क्वेश्चन है वो भी आपको बताने। ठीक है, ओके भाई, जय हिंद जय भारत।